हे गाइस, गुड मॉर्निंग एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल शिक्षक तैयारी। आई होप आप सभी अच्छे होंगे। तो हम साइंस का चैप्टर स्टार्ट किए थे, आपका जो पहला चैप्टर हो चुका था, और आज हम देखने वाले हैं आपका दूसरा चैप्टर, ठीक है, जिसका नाम है मृदा तथा फसलें। ये है आपका डीएलएड सेकेंड सेमेस्टर के लिए। आपका पहला चैप्टर था सौर मंडल, हम लोग पढ़ लिए थे, जिसका नाम था पृथ्वी और आकाश, ठीक है। पृथ्वी और आपका आकाश था, इसके बारे में हम लोगों ने पढ़ लिया था। बहुत बड़ा चैप्टर था, ये 2 वीडियो में कंप्लीट हुआ था। आज हम देखेंगे आपका दूसरा चैप्टर साइंस का, जिसका नाम है आपका मृदा तथा फसलें, ठीक है, सॉइल तथा क्रॉप। तो ये आपका साइंस है। तो आइए स्टार्ट करते हैं आपका आज का सेकेंड चैप्टर, सॉइल एंड क्रॉप्स, ठीक है। तो इस पहले देख लेते हैं आपको क्या क्या पढ़ना है, इसमें ओवरव्यू कर लेते हैं, उसके बाद स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले ये पढ़ेंगे कि मृदा का निर्माण कैसे होता है, और मृदा का संयोजन, मतलब मृदा में क्या क्या पाया जाता है, क्योंकि 2 नंबर में पूछ सकता है। जो जो चीज़ें पाई जाती हैं उसमें हमने लिया है उसको, जैसे कि आपके सजीव प्राणी, जिसमें आपके केंचुए वगैरह हो जाते हैं, कार्बनिक पदार्थ हैं जिसमें ह्यूमस कहते हैं, अकार्बनिक पदार्थ जैसे पोटेशियम, मैग्नीशियम, ये सब मतलब पाए जाते हैं मिट्टी में, कंपोजिशन है उनके। उसके बाद पढ़ेंगे हम मृदा के प्रकार, टाइप ऑफ सॉइल, इसमें से लाल मृदा पढ़ेंगे, काली मृदा पढ़ेंगे, जलोढ़ मृदा पढ़ेंगे, और आपके रेतीली मृदा, फिर पर्वतीय मृदा, लाल दानेदार मृदा, ठीक है। फिर मृदा को प्रयोग, यूज ऑफ सॉइल पढ़ेंगे, ठीक है। उसके बाद फसल चक्र क्या होता है वो जानेंगे, और फसल चक्र का सिद्धांत क्या है वो देखेंगे, ठीक है। और फसलों का वर्गीकरण, जैसे रबी की फसलें मोस्ट इम्पोर्टेंट, यहाँ से क्वेश्चन आना ही आना है, ठीक है। कब रबी फसलें लगाई जाती हैं, कब काटी जाती हैं, कौन कौन से रबी की फसलें में आती हैं, ठीक है, ये सब देखेंगे। फिर खरीफ की फसलें के बारे में जानेंगे, ठीक है। और आपका जायद की फसल क्या होता है वो जानेंगे। खाद्य फसलें क्या होती हैं, नगदी या व्यापारिक फसलें मोस्ट इम्पॉर्टेंट ये भी है। और आपके रेशे वाली फसलें हो गई, बागान वाली फसलें, बागवानी फसलें, ठीक है। उसको हम जानेंगे, कीटनाशक, ठीक है। और मृदा अपरदन के कारण जानेंगे, क्योंकि यहाँ से डायरेक्ट क्वेश्चन आएंगे आपके। और फिर मृदा अपरदन रोकने के उपाय क्या क्या हैं, ठीक। तो ये आपके सारे टॉपिक हैं जो हमको पढ़ना है। तो आइए स्टार्ट करते हैं आपका स्टार्टिंग से। और अगर आप चैनल पर नए हैं तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिए, ठीक है। तो आइए स्टार्ट करते हैं आपका सेकेंड चैप्टर। और अगर ये पीडीएफ आपको चाहिए तो ये आपका टेलीग्राम का लिंक है, यहाँ पर ऐड हो जाइए, आपको मिल जाएगा। जैसे ये आपका @DLED स्टडी क्लासेस, ये आपका टेलीग्राम लिंक है, ठीक है। आपको फ्री नोट्स यहाँ प्रोवाइड कर दिए जाते हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं आपका डीएलएड सेकेंड सेमेस्टर का साइंस सब्जेक्ट है, आपका दूसरा चैप्टर है मैथ तथा फसलें। हमने पहला बहुत अच्छे से कंप्लीट किया है, 2 वीडियो में वो कंप्लीट हुआ था, बहुत बड़ा चैप्टर था, लेकिन ये आपका कंप्लीट हो जाएगा इसमें, क्योंकि ज़्यादा बड़ा चैप्टर नहीं है, तो इसी वीडियो में ये कंप्लीट है सेकेंड चैप्टर मृदा तथा सॉयल, मृदा तथा फसल है, ठीक है। तो आइए स्टार्ट करते हैं। पहले आपका मृदा का निर्माण, मृदा का निर्माण कैसे होता है, तो मिट्टी कैसे बनता है, तो आइए देखते हैं। तो कह रहा है पृथ्वी की सतह पर चट्टानों के टूटने तथा अन्य पदार्थों को छोटे कणों में बदलने से मृदा का निर्माण होता है। मतलब कि जो भी चट्टानें होती हैं वो आपके हवा से, पानी से, ठीक है, जैसे तूफान से वो टूटती रहती है छोटे छोटे टुकड़ों में, और उससे क्या होता है आपका मिट्टी का निर्माण होता है। लेकिन मिट्टी के निर्माण में बहुत साल लगते हैं, इतना इजीली नहीं होता है। तो ये आपका छोटा सा डेफिनेशन है कैसे बनता है मिट्टी आपका। अब पूछ लेता है आपका क्वेश्चन में कि मृदा का संयोजन, मतलब मृदा में क्या क्या पाया जाता है, मृदा कौन कौन सा पार्ट होता है, तो कंपोजिशन ऑफ सॉयल, ठीक है। तो आइए देखते हैं। तो पहला होता है आपका खनिज लवण, सॉरी खनिज कण, ठीक है। इसमें क्या होते हैं आपके खनिज कण में, आपके रेत होता है, कंकड़ होता है, तथा मृत्तिका, मृत्तिका को हम चिकनी मिट्टी कहते हैं, ठीक है, आदि से बनती है। मतलब पहला हो जाएगा आपका रेत, कंकड़ तथा मृत्तिका, जिसको हम खनिज कण कहते हैं। दूसरा है आपका
अकार्बनिक पदार्थ, ठीक है, जिसको हम इनऑर्गेनिक सब्सटेंस कहते हैं, जैसे कि आपका पोटेशियम हो गया, मैग्नीशियम हो गया, सोडियम हो गया, आयरन हो गया, नाइट्रेट हो गया, फास्फेट हो गया, सल्फेट हो गया, कार्बोनेट हो गया, ये सब चीज़ें पाई जाती हैं। तो आपको एग्जाम में इतना ये डिटेल रखने की जरूरत नहीं पड़ेगी, बस आप ये कार्बनिक पदार्थ लिख दोगे तो हो जाएगा आपका। फिर रेत, कण, ये सब लिख दीजिएगा। और तीसरा है अकार्बनिक पदार्थ, जैसे कि अकार्बनिक पदार्थ सपोज करिए जैसे कि जो भी आपके पेड़ वगैरह गिरते हैं और या जो भी आपके पशु हैं मर जाते हैं तो क्या मिट्टी में मिल जाते हैं, ठीक है, उन्हीं को हम अकार्बनिक पदार्थ कहते हैं और उसको हम ह्यूमस भी कहते हैं। तो आइए देखते हैं अकार्बनिक पदार्थ क्या है। तो जंतुओं एवं वनस्पतियों की विभिन्न क्रियाओं द्वारा उनके नष्ट होने से, नष्ट मतलब मृत्यु होने से तथा उनके अपघटन और सड़ने से प्राप्त अकार्बनिक पदार्थ मृदा में मिल जाता है, ठीक है। जंतु वनस्पति के पूर्णतः अपघटित उत्पाद को ह्यूमस कहते हैं। तो ह्यूमस कहते हैं किसको कहते हैं, जो आपके अपघटित हो जाते हैं पदार्थ जंतु और वनस्पति के, जो सड़ जाते हैं, उसी को हम क्या कहते हैं, ह्यूमस कहते हैं, ठीक है। तो ह्यूमस के बारे में पूछता है तो याद रखिएगा, जो आपके वनस्पति और जीव होते हैं उनके सड़ने से जो चीज़ें बनती है उनको हम ह्यूमस कहते हैं। तो ह्यूमस भी पाया जाता है और कार्बनिक पदार्थ भी मिट्टी में पाया जाता है। चौथा है आपका सजीव प्राणी। सजीव प्राणी में जैसे आपका केचुआ आ जाता है, बैक्टीरिया है, सेल है, फफूंदी है, ये सब आ जाते हैं। तो जैसे केचुआ को किसान का मित्र भी कहा जाता है, क्योंकि केचुआ क्या करता है, मिट्टी को पॉली बनाता है, मतलब खुरदुरा करता है, फिर अपने मल मूत्र से उसको उपजाऊ बनाता है। तथा प्रकृति का हलवाहा कहा जाता है, क्योंकि इसके द्वारा मृदा में बनाए गए गहरे छिद्र मृदा को वायुयुक्त बना देते हैं। मृदा में बहुत से जीवाणु जैसे बैक्टीरिया, सेल तथा फफूंदी पाए जाते हैं, ठीक है। ये मृदा की उर्वरकता को बढ़ाते हैं। ये जो भी आपके सजीव प्राणी हैं जो पाए जाते हैं मिट्टी में, उसको फर्टिलिटी को बढ़ाते हैं मिट्टी के, इसलिए अत्यंत महत्वपूर्ण होते हैं। तो आपको पूछ लेगा कि मृदा के संयोजन या आपके घटक कौन कौन से हैं, तो आपका खनिज कण हो जाएगा, अकार्बनिक पदार्थ हो जाएगा, फिर कार्बनिक पदार्थ हो जाएगा, सजीव प्राणी हो जाएगा, ठीक है। ये सब घटक होते हैं आपके मिट्टी के। अब आता है आपके मिट्टी के प्रकार, मतलब मिट्टी के कितने प्रकार के होते हैं, कौन कौन से होते हैं। जैसे कि लाल मिट्टी आपका पहला टाइप है, लाल मिट्टी, ठीक है, रेड सॉइल। क्या है, इसमें खाद एवं उर्वरक डालकर उपजाऊ बना सकते हैं। मतलब जो लाल मिट्टी होती है उसमें वो ज़्यादा उर्वरक उसमें नहीं होता है, कम फर्टिलिटी होती है उसकी। तो इसमें चूना या मैग्नीशियम, फास्फोरस एवं नाइट्रेट की मात्रा कम है, किंतु पोटास प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। मतलब जो लाल मृदा होती है उसमें पोटास की मात्रा ज़्यादा होती है और ये कम उपजाऊ होती है, इसको उपजाऊ बना सकते हैं अगर उसमें उर्वरक या खाद का यूज़ करें तो ये आप लाल मृदा है। काली मृदा देखिए, खनिज विशेषतः आयरन एवं मैग्नीशियम के यौगिक पाए जाते हैं, यह चट्टानों से बनती हैं, ठीक है, ये चट्टानों से बनती है काली मृदा, और इसमें आयरन और मैग्नीशियम के यौगिक पाए जाते हैं। ये अच्छी मृदा होती है फसल के लिए, ये इसमें ये उपजाऊ होती है। नेक्स्ट है आपका जलोढ़ मृदा, ये सबसे सर्वाधिक उपजाऊ होती है। ये क्या, यह मृदा पर्वतों से नदियों द्वारा बहाकर लाई गई नदी किनारे की गाद युक्त मृदा के जमने से बनती है। यह नदी के किनारे मृत्तिका, रेतीली तथा गाद युक्त कणों के जमा होने से मृदा जलोढ़ कहलाती है, ठीक है। मतलब ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है और भारत में सर्वाधिक मात्रा में जलोढ़ मृदा ही पाई जाती है जो नदियों द्वारा लाई जाती है, ठीक है, और ये सर्वाधिक आपका उपजाऊ होती है। नेक्स्ट है आपका रेतीली मृदा, तो ये आपका मरुस्थल एरिया में पाया जाता है, जैसे कि आपका राजस्थान हो गया, ठीक है। तो यह मरुस्थल क्षेत्र में पाया जाता है, ये कम उपजाऊ होती है ये भी। अब है नेक्स्ट आपका पर्वतीय मृदा, ये बहुत ज़्यादा उपजाऊ होती है ये वाली भी। तो ये क्या है, पर्वतीय मृदा बहुत उपजाऊ होती है। नेक्स्ट है आपका लाल दानेदार मृदा, तो इस प्रकार की मृदा में पोषक तत्व प्रचुर मात्रा में नहीं पाए जाते हैं और इसमें हम किसकी खेती करते हैं, चाय, कॉफ़ी तथा नारियल की फसलें के लिए युक्त होती हैं आपकी लाल दानेदार मृदा।
तो ये थी आपकी मृदा। कोई ऐसे आपको पूछ देगा कि मृदा के प्रकार बताइए 2 नंबर में, तो आप इनको नाम इनके याद रखिए, ठीक है। नेक्स्ट है आपका मृदा का प्रयोग, ठीक है, यूजेज ऑफ मृदा। हम मृदा का मतलब मिट्टी का यूज़ कहाँ कहाँ करते हैं, तो पहली बात हम आपका कृषि में करते हैं, एग्रीकल्चर, मतलब कि हम जो भी फसलें लगाते हैं मिट्टी में ही लगाते हैं, तो आपका पहला यूज हो जाएगा कृषि। दूसरा हो गया निर्माण, मतलब कि निर्माण मतलब बिल्डिंग में, जैसे कि आपको घर वगैरह बनाना है तो वहाँ भी करते हैं आपका मिट्टी का यूज़। फिर मिट्टी के बर्तन, जो पॉट वगैरह बनाते हैं, मिट्टी के जो बर्तन बहुत सारे होते हैं, वो मिट्टी के बर्तन बनाने में यूज़ करते हैं। औषधि मेडिसिन के रूप में भी करते हैं, जैसे कि फेस का मास्क वगैरह बनाया जाता है ना मिट्टी से, तो उसका भी यूज़ करते हैं उसमें भी। फिर सौंदर्य उत्पाद में भी करते हैं। तो ये आपके हैं मिट्टी के या मृदा के यूज़, ठीक है, यूज़ ऑफ सॉयल। नेक्स्ट है आपका फसल चक्र, क्रॉप साइकिल, मतलब कि सबसे पहले जब फसल लगाते हैं तो सबसे पहले क्या करते हैं, मतलब चीज़ें क्रम से होती हैं, उसी को हम फसल चक्र कहते हैं। और इससे क्या होता है, जो मिट्टी की उर्वरकता रहती है मतलब बनी रहती है, उससे खराब नहीं होती है अगर हम फसल चक्र को फॉलो करें तो। वही देखते हैं फसल चक्र है क्या। तो फसल चक्र से तात्पर्य एक निश्चित अवधि में किसी निश्चित क्षेत्र में फसलों को इस क्रम में उत्पत्ति करना कि कृषि की उर्वरकता शक्ति का कम से कम ह्रास हो। कहने का मतलब है कि निश्चित टाइम होता है, ठीक है, फसलों का क्रम का, तो अगर उसको फॉलो करेंगे तो आपकी मिट्टी की जो उर्वरकता होती है मेंटेन रहती है। और जैसे भारत के फसल चक्र को निम्न में दिखाया गया है, आपका ये चक्र है, दिखाया गया है आपका। सबसे पहले क्या करते हैं, जैसे कि आप करेंगे फसल की नियुक्ति, मतलब कौन सा आपको फसल लगाना है, सबसे पहले उसको सेलेक्ट करेंगे कि कौन सी फसल लगानी है आपको। उसके बाद भूमि को तैयार करेंगे उसके लिए, कि जो आपको फसल लगानी है उसके लिए भूमि को रेडी करेंगे। फिर बीज की नियुक्ति, और फिर आपको उसके लिए बीज लेंगे जो आपको लगानी है। उसके बाद बीज को हम क्या करेंगे, बोएंगे, ठीक है। उसके बाद सिंचाई करेंगे उसकी, ठीक है। उसके बाद फसल वृद्धि, उसके बाद आपका जो फसल लगाए हैं वो बड़ा हो जाएगा, ठीक है। और फिर उपजाऊ बनाना, फिर उसमें फर्टाइल यूज़ करेंगे, जिससे क्या हो आपकी अच्छे से मतलब ग्रो कर सके फसल। और उसके बाद आप कटाई करेंगे, ठीक है, लास्ट में हार्वेस्टिंग। तो ये था आपका फसल चक्र, ठीक है। अब देखिए फसल चक्र के कुछ सिद्धांत भी हैं, अगर आप इसको फॉलो करते हैं तो आपके जो मिट्टी की उर्वरकता रहती है बनी रहती है अच्छे से, और आपका जो फसल होता है वो भी अच्छा उगता है। तो पहला है आपका सिद्धांत, अधिक खाद चाहने वाली फसलों के बाद कम खाद वाली फसलों का उत्पादन। मतलब कह रहा है कि अगर आप फसल लगाते हैं तो वो फसल पहले लगाइए जिसमें आपको ज़्यादा खाद की ज़रूरत है, ठीक है। अगर उसके बाद उस फसल को आप लगा लेते हैं, उसके बाद कम खाद वाली फसल को लगाइए, ठीक है। ये पहला सिद्धांत कहता है आपका। दूसरा सिद्धांत देखिए, अधिक पानी चाहने वाली फसलों के पश्चात कम पानी वाली फसलें उगाना। मतलब कि पहले फसल उसको लगाइए जिसमें ज़्यादा पानी की ज़रूरत होती है, उसके बाद उसको कटाई होने के बाद कम पानी वाले फसलें लगाइए जिसको कम पानी की ज़रूरत होती है। नेक्स्ट है दलहनी फसलों के पश्चात अदलहनी फसलें उगाना, का मतलब कि दलहनी फसलें मतलब दाल वाली फसलें पहले लगाइए, उसके बाद मतलब कि दलहनी मतलब जो दाल वाली फसलें नहीं है उसके बाद लगाइए। कहने का मतलब है पहले आप दलहनी फसल लगाइए उसके बाद अदर लगाइए। नेक्स्ट है कम गहरी जड़ वाली फसलें के पश्चात गहरी जड़ वाली फसलें उगानी चाहिए। मतलब पहले वो फसल लगाइए जिसकी जड़ें छोटी होती हैं, उसके बाद वो फसल कटने के बाद आपके बड़ी जो गहरे मतलब जड़ वाली फसलें होती हैं जो ज़मीन के अंदर उसकी जड़ें ज़्यादा जाती हैं, उसको लगाइए, ठीक है। तो ये सिद्धांत है, अगर इसको आप फॉलो करते हैं तो जो आपका फसल है वो भी बहुत अच्छा उगेगा, और जो आपकी मिट्टी की फर्टिलिटी होती है, उर्वरकता होती है, वो भी आपकी मेंटेन रहेगी, अच्छी रहेगी। अब ये आता है फसलों का वर्गीकरण, यह बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ से क्वेश्चन आने ही आने हैं आपको। तो पहला है आपका रबी का फसल, ठीक है। क्लासिफिकेशन ऑफ क्रॉप्स में पहला है रबी का फसल।
बहुत इम्पोर्टेंट है, याद रखिए। ये फसलें अक्टूबर से नवंबर में बोई जाती हैं, ठीक है। ये फसलें कब लगाई जाती हैं? अक्टूबर या नवंबर, अक्टूबर से नवंबर के बीच में लगाई जाती हैं और मार्च से अप्रैल तक काट ली जाती हैं, ठीक है। इनकी कटाई कब कर ली जाती है? मार्च और अप्रैल तक कट कर ली जाती है। इसे शीतोष्ण कटिबंधीय फसलें कहते हैं। शीतोष्ण मतलब कि शीत मतलब पता है आपका, शीतोष्ण मतलब ठंडा होता है, तो मतलब ये क्या होता है, ठंडी में लगाई जाती हैं, ठीक है। मतलब ठंडा देखिए अक्टूबर नवंबर से ठंडी स्टार्ट होती है आपकी, मार्च अप्रैल तक खत्म हो जाती है, इसीलिए इसको हम शीतोष्ण कटिबंधीय फसलें भी कहते हैं, ठीक है। और इन फसलों को ज़्यादा पानी चाहिए, इन फसलों में मतलब इनको ज़्यादा पानी की जरूरत होती है। और इनमें जो फसलें लगाई जाती है आपकी, गेहूँ लगाई जाती है, जौ लगाई जाती है, मक्का लगाई जाती है, चना लगाई जाती है, सरसों लगाई जाती है, मेथी लगाई जाती है, आपके राई लगाया जाता है। तो ये आपकी रबी की फसलें हैं, जिसको आपको रबी की फसलें ना दे के भी आपको अगर दे देता है शीतोष्ण कटिबंधीय फसलें कौन सी हैं, तो वही आपकी रबी की फसलें वही कहते हैं। ये आपके अक्टूबर से नवंबर में आपकी इसकी बुआई होती है और कटाई आपकी हो जाती है मार्च से अप्रैल तक, ठीक है। और ये याद रखिएगा, यहाँ से पूछ लेता है एग्जाम्पल में कि कौन सी रबी की फसल है, ठीक है। तो इम्पोर्टेंट रखिएगा ये आपके, ये सब। गेहूँ तो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, गेहूँ को याद रखिएगा, आपकी रबी की फसल है। नेक्स्ट है आपका खरीफ की फसलें। तो ये क्या है, ये फसलें जून और जुलाई में बोई जाती हैं और सितंबर से अक्टूबर तक कटाई कर ली जाती है इसकी, ठीक है। और ये फसलें गर्मी में बोई जाती हैं, इसलिए ऐसी फसलों को उष्णकटिबंधीय फसलें भी कहते हैं, ठीक है। उष्ण का मतलब ही आपका गर्म होता है, तो ये गर्मी में आपको क्या की जाती है, लगाई जाती है। और मंथ जो होता है आपका जून से जुलाई में लगाया जाता है और सितंबर से अक्टूबर में इसकी कटाई की जाती है। और ये फसलें गर्मी में ही लगाई जाती हैं आपकी, इसलिए इनको हम क्या कहते हैं, उष्णकटिबंधीय फसलें कहते हैं। और इसमें मुख्यतः चावल है, ठीक है। तो खरीफ की फसल में आपके चावल की बुआई होती है, और भी है जैसे कि ज्वार हो गया, बाजरा हो गया, मक्का हो गया, जूट हो गया, मूंग हो गया, मोठ हो गया, मूंगफली, तंबाकू, उर्द, कपास, रागी, लोबिया, ठीक है, चन चवला, सोयाबीन आदि, ठीक है। मतलब याद रखिएगा, आप चावल को याद रखिएगा, ठीक है, चावल मोस्ट इम्पॉर्टेंट। अब आता है जायद की फसल, इसमें किसकी बुआई की जाती है, कब की जाती है, आइए जानते हैं इसके बारे में। क्या है, ये फसलें मार्च से अप्रैल के मध्य बोई जाती है, ये मार्च या अप्रैल के बीच में बोई जाती हैं और जून और जुलाई में ये आपकी काट ली जाती है। इसके अंतर्गत सब्जियां, मक्का, खरबूज, तरबूज आदि आते हैं। तो याद रखिएगा सब्जियां मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, आप इसमें सब्जी लगा सकते हैं, तरबूज, खरबूज, मतलब जो कम टाइम के लिए कम टाइम में चीज़ें उग सकता है उसका हम जायद की फसल में रखते हैं। तो सब्जी याद रखिएगा, तरबूज, खरबूज याद रखिएगा। नेक्स्ट है आपका खाद्य फसलें। खाद्य फसलें मतलब जो चीज़ें खाने वाली, जैसे गेहूँ चावल हो गए, इनको कहते हैं। तो वे फसलें जिनका उत्पादन मुख्य भोजन के लिए किया जाता है, इन फसलों में चावल, गेहूँ, दालें, ज्वार, बाजरा, मक्का प्रमुख है। खाद्य फसलें का मतलब है कि जो मुख्यतः भोजन के लिए किया जाता है, ठीक है, इसके बिना हम सर्वाइव नहीं कर पाएंगे। तो आपका गेहूँ चावल इम्पोर्टेंट होता है, दाल डेली खाते हैं हम। तो खाद्य मतलब खाने वाली जो डेली खाई जाती है आपकी, तो ट्रिकली याद रखिएगा, ये होती है खाद्य फसलें। नेक्स्ट नकदी फसलें, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ से भी क्वेश्चन पूछ लेता है, नकदी फसलें का एग्जाम्पल पूछ लेगा आपको। तो याद रखिए नकदी मतलब, नकदी का मतलब पैसा होता है, ठीक है, पैसा। यहाँ से भी आप याद रख सकते हैं, चीज़ों को रिलेट कर सकते हैं। जो चीज़ें मतलब आप फसल करते हैं पैसे के पर्पज से, कि आप उसको बेच के पैसा ले सके, तो वो आपकी नकदी फसलें कहलाती हैं। तो आइए देखते हैं क्या है नकदी फसलें। ये आपको इसको व्यापारिक फसलें भी कहते हैं। व्यापारिक मतलब क्या, व्यापार करना, बेचना, ठीक है। तो आप इसको व्यापारिक भी कह सकते हैं। तो देखिए इन फसलों के उत्पादन का मुख्य उद्देश्य इन्हें बेचकर धन प्राप्त करना होता है। इन फसलों में कपास, जूट, देखिए कपास, कपास की खेती हम क्यों करते हैं, हमको खाना थोड़ी है उसका। जूट का क्यों करते हैं, पटसन का क्यों करते हैं, चाय, कॉफ़ी, रबर, गन्ना, ठीक है, तंबाकू, ये सब आपकी नगदी फसलें कहलाती हैं, क्योंकि ये खाने के लिए नहीं की जाती है, बेचने के लिए की जाती है, बेचने के पर्पज से की जाती है, आपके उद्देश्य से की जाती है। तथा तिलहन, ये आपके आदि प्रमुख
नकदी फसलें हैं और बहुत इम्पोर्टेंट है। नकदी फसलें आता है आपको 3-4 एग्जाम्पल दे देगा और पूछ देगा कौन सी नकदी फसलें हैं या कौन सी नहीं है। नेक्स्ट है आपका रेशे वाली फसलें, मतलब कि वो फसलें जिसमें रेशे युक्त होती हैं। तो जैसे कि आप इसमें जो कपास, जूट, ये रेशे में भी आ जाता है और आपका नकदी फसल भी है। याद रखिएगा, ये आपका कपास, जूट, मेस्टा, सनई, ये जितना इम्पोर्टेंट नहीं है, ये दोनों याद रखिएगा, रेशे फसलें कहलाती हैं। नेक्स्ट है आपका बागान वाली फसलें। तो बागान वाली फसलें जिसमें कि बागान के रूप में करते हैं, चाय हो गया आपका, कॉफ़ी हो गया, नारियल हो गया, सुपारी हो गया, काजू हो गया, रबर हो गया। इसमें याद रखिएगा चाय और कॉफ़ी याद रखिएगा आपकी, ये बागानी फसलें हैं। नेक्स्ट है आपका बागानी या बागवानी में अंतर होता है। बागवानी फसलें में हम फल उगाते हैं, ठीक है, सब्जियां उगाते हैं, मसाले उगाते हैं, फूल उगाते हैं, जिसको हॉर्टिकल्चर कहते हैं, ठीक है। तो ये आपके बागानी और बागवानी में अंतर याद रखिएगा। बागवानी में फल सब्जियां उगाते हैं। तो ये थे आपके फसल। हमने 8 टाइप के फसल पढ़ लिए हैं, जिसमें से आप याद रखिएगा आपका खरीफ की फसलें, रबी की फसलें बहुत इम्पोर्टेंट है। उसके बाद आपके जायद की फसलें, ठीक है, और नकदी फसलें याद रखिएगा, बहुत इम्पोर्टेंट है, 4 ये याद रखिएगा ज़रूर। नेक्स्ट है आपका कीटनाशक क्या होता है। इसको हम कहते हैं इंसेक्टिसाइड, ठीक है। कीटनाशक, कीटनाशक मतलब कीट को मारने वाला, कीट को नाश करने वाला, वो कीटनाशक कहलाते हैं। 1-2 का नाम याद रखिएगा, वैसे पूछेगा नहीं, अगर पूछ लिया तो जिन रासायनिक पदार्थों का प्रयोग कीट मारने के लिए किया जाता है उसे हम कीटनाशक कहते हैं। जैसे एग्जाम्पल सी है, डिस्टन है, ये सब एग्जाम्पल हैं कुछ कीटनाशक का जो कीटों को मारते हैं। अब देखते हैं मृदा अपरदन के कारण। अपरदन का मतलब होता है कि मिट्टी का कटाव, ठीक है। इसको इंग्लिश में कहते हैं कॉज ऑफ सॉयल इरोजन, ठीक है। तो याद रखिएगा अपरदन मतलब कटाव होता है, कटाव, मिट्टी का कटाव, ठीक है। तो क्या क्या रीजन हो सकते हैं, क्या क्या कारण हो सकते हैं आपके मिट्टी के कटाव के, ठीक है। तो एक तो पहला आपका बारिश भी होता है, ठीक है, और वो आप पशुओं से ग्रास वगैरह जो घास होते हैं उनको मतलब खिला दीजिए तो वहाँ के घास हट जाते हैं, तो मिट्टी वहाँ की मतलब कटने लगती है। फिर वनों की कटाई करते हैं तो आपका मृदा अपरदन होता है, कि जो कि क्योंकि पेड़ जो होते हैं, जो उनकी जड़ें होती हैं वो मिट्टी को पकड़ के रखती हैं, ठीक है। अगर पेड़ नहीं रहेंगे तो मिट्टी का कटाव वहाँ से भी होता है। तो आइए जानते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आपके क्वेश्चन में आना ही आना है एग्जाम में ये। तो पहला तो ये हो गया अत्यधिक चराई, मतलब कि पशुओं से ज़्यादा चराई करा देना, ठीक है। तो वहाँ से अगर आपको ग्रास ही नहीं रहेंगे, घास नहीं रहेंगे, तो डायरेक्ट आपके जो पानी होगा, पानी जब बारिश होगा तो मिट्टी पे पड़ेगा, और बारिश क्या करेगी, अपने साथ मिट्टी को काट के दूसरे स्थान पर लेती जाएगी, ठीक है। तो इससे भी आपका मिट्टी कटाव होता है। दूसरा है वनों में आग लगना। अगर वन में आग लग जाएगा तो आग, जितने भी वन है पेड़ पौधे जल जाएंगे, और पेड़ पौधे जल जाएंगे तो जो उनके रूट्स होते हैं, जड़ें होती हैं, मिट्टी को होल्ड करके रखते हैं, मतलब पकड़ के रखते हैं, तो फिर वो नहीं कर पाएंगे। तो उससे भी आपके बारिश से जाएगा, बारिश आ गया, भूस्खलन हुआ आपका, बाढ़ आया, इससे आपका नुकसान होता है। दूसरा है आपका वनों की कटाई। वही है, वनों में आग लगना या वनों की कटाई करेंगे तब भी होगा। नेक्स्ट है आपको कृषि के गलत तरीके से, अगर हम वही मतलब बताए हैं आपको अभी कि कृषि कैसे करते हैं, उसका सिद्धांत भी बताया है, फिर आपको फसल चक्र भी बताया है। अगर उनको आप सही से फॉलो नहीं करोगे तभी मिट्टी की आपकी कटाई होती है। फिर मनुष्य है ही जो फैक्ट्री लगाने के लिए मिट्टी का फैक्ट्री लगाने के लिए वनों की भी कटाई करता है। प्लस आपका जैसे कि घर और बनाना है तो कहीं से भी मिट्टी मतलब हटा लेता है, तो फिर वैसे भी कटाई होती है। तो ये सब हैं आपके मृदा अपरदन के कारण हैं। ये आपको आएगा 2 नंबर में, याद रखिएगा, पॉइंट याद रखिए, और इसके अंतर्गत आप खुद लिख सकते हैं 2-2 3-3 नंबर। नेक्स्ट है आपके इसका रोकने का कारण क्या होगा। तो याद रखिए जो आपके हटाने के कारण है उसको हटा दीजिए, फिर वो आपका ऑटोमेटिक जो मिट्टी का अपरदन है रुक जाएगा।
तो कहने का मतलब क्या करिए, खूब सारा पेड़ पौधे लगाइए। ठीक है, आइए जानते हैं क्या क्या है, कैसे कैसे हम रोक सकते हैं मिट्टी के अपरदन को, मिट्टी के कटाव को। तो पहला है आपका, छोटे बांध बनाकर जलों को रोका जाए। ठीक है, छोटे छोटे बांध बनाए और जलों को क्या करें, हम रोक सकते हैं। खेतों के चारों तरफ ढलवा ढलाई की जाए। ठीक है, छतों खेतों के चारों तरफ ढलका ढलगाई की जाए। ठीक है, मतलब कि मेड़ मेड़ वगैरह बनाते हैं ना पानी को स्टोर करने के लिए, वो करते हैं। अधिक पशुचारण पर रोक लगाई जाए, पशुचारण कम कराया जाए। ठीक है, और चौथा है, मृदा की उर्वरकता बनाए रखने हेतु फसलों को बदल कर बोया जाए। वही बदल के मतलब कि मान लीजिए अभी अपने गाँव गेहूँ की खेती की है, फिर चावल की करिए, ऐसे मतलब कि बदल बदल के करिए, कंटिन्यू एक ही फसल को ना लगाइए। नेक्स्ट है आपको, मृदा के पीएच की जांच के बाद उपयुक्त फसल को बोया जाए, क्योंकि पीएच वैल्यू आपको पता ही होती है, अम्ल और क्षार को बताता है। अगर 7 से अधिक है तो ये आपका क्षार हो जाता है। ठीक है, और 7 से आपका कम है, कम होगा तो आपका अम्ल होता है ना। तो ऐसे अगर आप पीएच वैल्यू पता कर लोगे तो उसके अकॉर्डिंग आप फसल को लगाओगे। तो अगर क्षारीय मृदा है तो क्षारीय आप फसल लगाइए, अगर मृदा वहाँ की अम्लीय है तो अम्लीय वाली फसल लगाइए। तो पीएच वैल्यू भी फाइंड करके हम लगाते हैं। और नेक्स्ट है आपका संभावित कटाव क्षेत्र, मतलब अगर जहाँ हाँ आपको लगता है कि ज़्यादा कटाव हो सकता है तो वहाँ आप क्या लगाइए, आसपास उसके संघन झाड़ियाँ तथा घास की जाए। संघन मतलब कि डेंस होता है, घना। ठीक है, घना आप झाड़ियाँ लगा सकते हैं। ठीक है, तो ये था आपका मृदा के अपरदन को कैसे रोक सकते हैं। तो ये आपका लास्ट टॉपिक था आज का। तो ये आपका जो सेकेंड चैप्टर था खत्म हुआ। आपको वीडियो पसंद आया तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिए। और ये देखिए आपका, अगर ये नोट्स चाहिए तो मैंने बताया आपको, टेलीग्राम लिंक पे ऐड हो जाइए। यहाँ पे सारी फ्री नोट्स जो भी होती है आपको प्रोवाइड कर दी जाती है। और आपकी जो क्लासेस हैं सेकेंड सेमेस्टर की कंटिन्यू स्टार्ट हो चुकी हैं, डेली आपको एक वीडियो मिल जाएंगी। तो अभी हम लोग साइंस का 5 से 6 चैप्टर कर लेंगे, 5 से 6 चैप्टर कर लेंगे आपके, तब आपका नेक्स्ट चैप्टर मतलब सब्जेक्ट स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है, चैप्टर करने के बाद, और आपका मैथ में मैंने 4-5 चैप्टर करा दिया है, इंग्लिश में भी 4-5 चैप्टर करा दिए हैं आपके, और साइंस स्टार्ट हो गया है। और इसमें आपका सेकेंड चैप्टर कंप्लीट हो गया साइंस का आपका, और 1-2 चैप्टर होने के बाद आपका नेक्स्ट जो आपका सब्जेक्ट है स्टार्ट हो जाएगा। तो जुड़ते रहिए, वीडियो देखते रहिए, आपके एग्ज़ाम से पहले सारे सब्जेक्ट का सिलेबस ख़त्म कर दिए जाएंगे। ओके, थैंक यू।